इस वक्त हम मौजूद हैं कृष्णा नगर के नित्या एकेडमी में। नित्या एकेडमी से पढ़कर दो बच्चे एक मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और दूसरे बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे साथ ये दोनों छात्र हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के किस तरीके से पढ़ाई होती है यहाँ, किस तरीके से इनको यहाँ इन्वायरमेंट मिला जिसकी वजह से इन्होंने मेडिकल में एडमिशन ले पाए और इन्होंने बीटेक में एडमिशन करा पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहेल है। वेल भाई, कब से आप यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और किस तरीके से आपने कौन सा ईयर में आपने मेडिकल क्रैक किया? मैं 11th से यहीं पे पढ़ रहा था और यहाँ पे से मेरा सेकंड ड्रॉप था जब मैंने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया था जी। तो कौन सी एग्ज़ाम थी और किस तरीके से आपने कितना रैंक हासिल किया? यहाँ पर किस तरीके से आपको इन्वायरमेंट मिला, किस तरीके से पढ़ाई किया गया? नीट का एग्ज़ाम से मेडिकल में एडमिशन होता है। जी। तो जब मैंने पहला ड्रॉप यहाँ से लिया था तो मेरी रैंक कुछ खास नहीं आई थी और उस साल पेपर भी लीक हो गया था। 2024 की बात है, 2024 में नीट का पेपर लीक हो गया था। 2025 में मेरी रैंक बहुत अच्छी आई थी, तो तब मैंने एडमिशन लिया था और मैं हमेशा से ऑफलाइन के सपोर्ट में रहा हूँ। ऑनलाइन कोचिंग मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। ऑफलाइन के सपोर्ट में इसलिए रहा हूँ क्योंकि टीचर से वन ऑन वन कनेक्शन आपका रहता है, टीचर इंडिविजुअली ध्यान दे पाता है। लेकिन ऑनलाइन में 200-250 बच्चों का बैच होता है, वो फ़ोन पे पढ़ा रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आता। वहाँ से बस वही बच्चे निकलते हैं जो ऑलरेडी टॉपर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं कोई टॉपर नहीं था, तो मैंने धीरे धीरे इम्प्रूव करा। तो वो इसी रीज़न से इम्प्रूव हो पाया क्योंकि ऑफलाइन टीचर से इंटरेक्ट करा, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं आप कर सकते हो। बाकी रेगुलर ऑफलाइन टेस्ट होते थे, टेस्ट सीरीज़ चलती थी, PYQs में करता था और बाकी टीचर की गाइडेंस में रहता था। उसके अलावा ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा में जाता नहीं था। एंड फाइनली फिर 2025 का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद रैंक आई, तब पता चला कि ठीक है अब हो गया है फाइनली एडमिशन। तो फ़िलहाल अभी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल से MBBS कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर। तो कई सारा आजकल ज़्यादातर क्रेज़ जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ तो है, जब से कोरोना हुआ उसके बाद से। ऐसे में ऑफलाइन ऑनलाइन में कितना फ़र्क लगता है आपको? क्या प्रेफरेंस देना चाहिए छात्र को? ऑफलाइन ऑनलाइन में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑफलाइन ही करना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो चीज़ आसान लगती है ना बच्चे उस तरफ बहुत भागते हैं। तो ऑनलाइन बहुत आसान है, फ़ोन उठाया, एक टैप मारा, वीडियो चालू हो गया। टीचर को पता नहीं बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है, वो अपना पढ़ा के चला जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं तो आप क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं कर सकते उनसे। लेकिन ऑफलाइन में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप बीच में रोक के क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि सर ये बात मेरे को समझ नहीं आई। प्लस टीचर को भी इतनी नॉलेज होती है कि कौन बच्चा मेरी बात सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। तो ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है, पहले तो यही है। और ऑनलाइन में बच्चा स्टार्टिंग में तो बहुत एंथुसियास्टिक रहता है, लेकिन वो 1 घंटे बाद एक दो दिन बाद लैग करना शुरू कर देता है। 1 महीने बाद 2 महीने बाद कहीं ना कहीं वो लैग करना शुरू कर ही जाएगा एट द एंड। प्लस ऑनलाइन कोई मॉनिटर नहीं कर रहा। ऑनलाइन अगर वो टेस्ट सीरीज़ दे रहा है तो कोई उसको देखने वाला नहीं है कि चीटिंग कर रहा है नहीं कर रहा है। घर पे बैठ के बच्चा टेस्ट दे रहा है और फाइनली फिर उसको ऑफलाइन जाके टेस्ट देना है, घर पे तो नहीं देना। तो एनवायरनमेंट सडनली बदलेगा। उसके अलावा उसके पास अगर वो ऑनलाइन पढ़ रहा है तो फिर वो किताबें भी ऑनलाइन डाउनलोड करना शुरू कर देता है। और फ़ोन अगर हमारे हाथ में रहेगा, ऊपर से किसी का नोटिफिकेशन आ गया, पढ़ाई हट गई, इंस्टाग्राम पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, व्हाट्सएप पे चले गए, तो बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है ऑनलाइन ऑफलाइन। आपने जिक्र किया कि पिछली बार जो है 2024 में नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, इस बार फिर कैंसिल हो गया। तो कितना दिक्कत होता है एक छात्र को इस तरीके से सफ़र करना? सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्योंकि पेरेंट्स को, हमसे ज़्यादा तो पेरेंट्स को होता है, क्योंकि एक दिन उन्हें पता होता है कि हाँ अब हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। जैसे मैं बहुत खुश था, मेरे 24 में 655 नंबर थे और बहुत अच्छे नंबर थे वो, और सब बहुत खुश थे, सब बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आया, और उन्होंने रिज़ल्ट भी इलेक्शन के रिज़ल्ट के साथ रिलीज़ करा ताकि बात ही दब जाए, और फिर हमें इतना बड़ा झटका लगा, पूरा 1 साल बर्बाद हो गया। क्योंकि 1 साल हम मेहनत करते हैं एक दिन के लिए, अगर वो एक दिन हमसे छिन जाएगा फिर अगले साल दोबारा मेहनत करने की हिम्मत हो नहीं पाती। बस जिसने करी वो 2025 में कर पाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया ही नहीं होगा, उन्होंने छोड़ ही दिया होगा उसको। तो उनके तो क्या लगता है कि कोई एक अच्छा तरीका होना चाहिए ताकि इस तरीके का जो एक कैंसिल ना हो पाए एग्ज़ाम, लीक ना हो? इसमें सर एक चाइना में एग्ज़ाम होता है गाँव गाँव, तो उससे इंस्पिरेशन ले सकता है इंडिया। उसमें क्या होता है कि जो टीचर्स पेपर को सेट करते हैं उनको वो एक रिमोट लोकेशन पे ले जाते हैं और वहीं पर उनको बंद रखते हैं जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो लीक होने का कोई सेंस नहीं बनता। प्लस जो उनके पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है वो भी वहाँ की हाई सिक्योरिटी मेंटेन करती है। यहाँ पे तो ठेका दे देते हैं,
किसी भी कंपनी को एरी गैरी को तो लीक हो ही जाएगा। एक बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं छात्र हैं, इन्होंने भी नित्या एकेडमी से पढ़ाई की है। इनसे जानते हैं कि इनके जो पढ़ाई में इस इंस्टीट्यूट का कितना रोल रहा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है हुनर खन्ना। अच्छा, आप बताइए किस तरीके से आपने पढ़ाई की, और ख़ास तौर से अगर इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ से किस तरीके का प्लेटफॉर्म मिला आपको, किस तरह का सहयोग मिला? सर मैंने 11th क्लास में यहाँ पे फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स ज्वाइन करा था। तो केमिस्ट्री में पढ़ता था धीरज सर से। पहले केमिस्ट्री की बात करता हूँ। केमिस्ट्री में सर धीरज सर जो है हर पहले तो एनसीईआरटी पे फोकस है, एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाते नहीं। देखो क्योंकि हमारा करिकुलम ऐसा है सीबीएसई का, सब लोग ना एक्स्ट्रा चीज़ों की तरफ भागते हैं। मेन है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जिसने कर ली 100 से कम नहीं आ सकते, मैं गारंटी बता रहा हूँ। तो धीरज सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स विद एक्सरसाइज सारी सॉल्व करवाते थे। हर टॉपिक के नोट्स रिटर्न में लिखवाते थे। वो नोट्स मैं घर जाके दोबारा पढ़ता था इन रिटर्न, जिससे जो चीज़ मुझे याद नहीं हो रही ना वो मुझे याद हो जाती थी लिखते लिखते। तो मैं कहूँगा रिटर्न प्रैक्टिस मैंडेटरी है एक बच्चे को। अगर ढंग से पढ़ाई करनी है, कोई टॉपिक भी समझ नहीं आ रहा है ना, एक बार उसकी रिटर्न प्रैक्टिस कर लो। जैसे यही सेम चीज़ मैंने मैथ्स में फॉलो करी। मैथ्स में तो रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक बार वो केमिस्ट्री में थ्योरी होती है, लेकिन मैथ्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स रिटर्न में जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, आप पेपर में मैथ्स के पेपर में कुछ कर ही नहीं सकते। तो रिटर्न प्रैक्टिस एक मैंडेटरी है, याद करना छोड़ दो, रिटर्न प्रैक्टिस पर ध्यान दो और एनसीईआरटी पे फोकस करो। यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आपको रिटर्न प्रैक्टिस कराया था? हाँ जी सर, रिटर्न प्रैक्टिस कराई थी। जो सर बोर्ड में जब जैसे मेरी 7 to 8 क्लास होती है, तो 7 to 8 में सर बोर्ड के साथ साथ हमें भी टाइम देते थे लिखने का। चाहे क्लास 15-20 मिनट एक्स्ट्रा चली जाए, लेकिन हाँ पूरे नोट्स लिखवाते थे। ये नहीं फ़ोटो खींच लो। आजकल क्या हो रहा है, लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, लिखवाएंगे। जो चीज़ बोर्ड पे करा रहे हैं वो चीज़ आपको लिखने को भी बोला जाएगा। वो आपकी है कि आप लिखते हो कि नहीं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ भी फॉलो होती है हर वीकली सैटरडे संडे टेस्ट सीरीज़ फॉलो होती थी। जो भी टॉपिक हुआ या चैप्टर ख़त्म हुआ उसका टेस्ट होता था। एक टेस्ट भी रिटर्न प्रैक्टिस ही कराता है। जो अगर आप जैसे जेई नीट की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें एमसीक्यूज़ आते हैं, तो उसका भी टेस्ट होता था। यहाँ पे सीबीएसई बेस्ड टेस्ट भी होते थे, और वो क्वेश्चंस जो है सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते थे। और देखो वैल्यूज़ चेंज हो सकती है, लेकिन हाँ आपका वो अगर आप वो टेस्ट दोगे ना तो आपकी एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जहाँ आप लैग कर रहे हो आपको आपकी वीकनेस पता चल जाएगी। तो ये दो छात्र हैं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट से पढ़कर एक मेडिकल यानी कि डॉक्टर बन रहे हैं और दूसरे इंजीनियर बन रहे हैं। इनका कहना है कि ये इंस्टीट्यूट जो है इलाके में काफ़ी पॉपुलर है, और यहाँ के पढ़ाई से ये दोनों जो है काफ़ी संतुष्ट नज़र आए। इनका कहना है कि यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर हैं, जो टीचर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं और मेहनत से पढ़ाते हैं। एसके सिन्हा के साथ मोनिब खान, दिल्ली।